हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एचडी क्लासेस पे। फ्रेंड्स, हमारा एवरेज का 11 क्लास, आज 11वां क्लास है, 10 क्लास हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं 11वें क्लास पे, देखते हैं एवरेज में होता क्या चीज़ है। जैसा कि मैं डेली बाई डेली आपको बताता हूँ एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। ठीक है, औसत। एवरेज मतलब औसत। औसत क्या चीज़ होता है मैं रोज़ बताया हूँ, 11वां क्लास है यानी कि 10 बार मैं बता चुका हूँ आपको कि एवरेज मतलब क्या होता है। एवरेज औसत वह प्रक्रिया है जो किसी भी राशि को इक्वल में बांट दे। ठीक है, औसत इक्वल टू क्या होता है? औसत का जो है सूत्र क्या होता है? ठीक है, औसत का सूत्र होता है राशियों का योगफल, राशियों का योगफल। ठीक है, राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या। अच्छा, इसी से अगर राशियों का योगफल निकालना हो, राशियों का योगफल अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे या क्या करते हैं? औसत और औसत में गुणा कर देते हैं। किससे? राशियों की संख्या से। राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों की संख्या। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत औसत में काम आती हैं, काम आने वाली चीज़ है ये दोनों चीज़। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो हम हल कर रहे थे, जो क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उसमें से दो संख्याएं 15, 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई है। तदनुसार सही औसत क्या है? इस क्वेश्चन को मैंने कल लिख दिया था, इसको डायरेक्ट करते हैं अब हल। ठीक है, देखिए हल करते हैं हल। ठीक है, मैंने हल भी कर दिया था इसका, और कैसे हल किया था कि 30 गुणे में 10 योग आ गया, इसमें से निकाल दीजिए आप। क्या क्या निकाल दीजिए? 51 और 32 गलती से लिख दिया गया है, यानी कि 51 और 32 क्या हो जाएगा? 51 में 32 जोड़ दीजिए, 51 में 32 जोड़ दीजिए आप। 2 1 3 5 3 8 मतलब 83 निकाल दीजिए। और रखना क्या चीज़ है? 15 और 23, यानी कि 15 और 23, 5 3 8, 2 1 3, 38 रखना है, 38। ठीक है, बटे में होगा तो 10 ही। ठीक है, होगा तो 10 ही, क्योंकि 2 गए हैं तो 2 आ भी गए हैं, यानी कि ये 300 हो जाएगा। और माइनस में 83 प्लस में 38 बटे में 10। ठीक है, और 83 में से 38 घटाएंगे तो माइनस का 45। ठीक है, बटे में 10, यानी कि ये हो जाएगा 255 बटे में 10, यानी कि 25.5 आंसर। ठीक है, ये तो हुआ सूत्र पे, ये मैंने कल फार्मूला पे करा दिया था। ठीक है, अब देखिए इसका एक तरीका है। क्या तरीका है कि औसत में जो भी परिवर्तन होता है, मतलब कि योग में जो भी परिवर्तन होता है, औसत में भी उतना ही परिवर्तन होता है। देखिए जैसे कोई संख्या थी, 10 संख्याओं का औसत क्या था? 30 था। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत क्या था? 30 था। ये औसत है। ठीक है, औसत है। 10 संख्याओं का औसत क्या है? 30 है। ठीक है भाई साहब, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 15 और 23 के स्थान पे 51 और 32 लिख दिया गया, यानी कि 51 और 32 को निकालना है, 15 और 23 को रखना है। 15 और 23 जोड़ लेंगे हम, 15 और 23, 5 3 8, 2 1 3, 38। ठीक है, और देखिए, और 51 में हम 32 जोड़ लेंगे, 32, यानी 2 1 3 और 5 3 8। 83 को निकालना है और 38 को रखना है। परिवर्तन कितना हो जाएगा भाई साहब? 83 जब निकलेगा और 38 आएगा तो माइनस का 45 होगा। देखिए, अगर 38 में से हम 83 को घटाते हैं, 83 को घटाते हैं तो माइनस का 45 आएगा। ठीक है, यानी माइनस 45 संख्या घट जा रही है। ठीक है, यानी कि निकाल रहे हैं उसमें से 83 और लगा रहे हैं 38। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे 10 रुपये दे रहे हैं और मैं आपको 7 रुपया ही दे रहा हूं, तो आप माइनस में 3 तो है ना, अभी तो 3 माइनस में है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपया है, आपने मुझे 10 रुपया दे दिया और मैंने आपको फिर 7 रुपया दिया, तो आपके पास कितने रुपये रहेंगे? 17 रुपये ही रहेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 83 जो है निकाल दिया गया। ठीक है,
और दिया गया कितना 38 ही दिया गया, यानी कि माइनस का 45, माइनस 45 मतलब 45 कम ही रहेगी वो संख्या। जब 45 कम रहेगी तो 45 कम रहेगी जब, तो औसत का क्या कहते हैं, औसत का जो होता है वो मतलब क्या होता है कि किसी भी राशि को प्रत्येक संख्या में बांटती है, ठीक है। यानी 45 निकलेगा तो उसका प्रभाव भी टोटल संख्या में पड़ेगा, यानी 4.5, यानी कि 45 में हम 10 से भाग देंगे, ठीक है। यानी कि 45 संख्या जब निकल रही है तो औसत में कितना निकल रही है, तो 45 में 10 से भाग देंगे, 4.5 माइनस में हो जाएगा, पहले था 30, अब 4.5 निकल जाएगा इसमें से, यानी 5, 2 और 5 और 9 में से 4 जाएगा 5 और 2, 25.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको एक बार और करता हूँ, मैं इसको एक बार और करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और करता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए, थोड़ा बैकग्राउंड में हल्ला हो रहा है, ठीक है। बात यह है ना भाई साहब कि कोई आगे बढ़ना चाहता है तो कोई सहयोग नहीं करना चाहता। मैंने अभी बोला है इन लोगों से कि थोड़ा सा आप वॉल्यूम कम करके रखिए, लेकिन अब ये लोग नहीं मानेंगे। अब नहीं मानेंगे तो कोई झगड़ा तो करने जाएगा नहीं, इसलिए आपको बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ रहा होगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, अब ये लोग शांत हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पे 51 और 32 लिख दी गई है। तदनुसार सही औसत क्या है। देखिए 15 और 23 के स्थान पे 51 और 32 लिख दिया गया है, यानी कि 51 और 32 क्या कितना हो जाएगा 83, 83, यानी कि 83 को हमको निकालना है और डालना कितना है 15 और 23, 15 और 23 इसको जोड़ना है, 5 3 8 2 1 3 38, यानी 38 निकाल के 83 निकाल के 38 जोड़ना है। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, हम 38 में से 83 को घटाएंगे, यानी कि -45 का इफेक्ट पड़ेगा, मतलब 45 जो संख्या है वो घट जाएगी। जब संख्या में 45 घट रहा है तो औसत में कितना घटेगा 45 बटे में 10, यानी कि -4.5 घट जाएगा। पहले औसत कितना था 30 था, कितना घट जाएगा 4.5, 0 0, यानी कि 10 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 25.5 आंसर, ठीक है। ठीक है, समझ में आया बात। जितना अंतर पड़ता है इसमें क्या कहते हैं योग में, उसी का औसत निकाल के माइनस कर दीजिए। अगर 45 बढ़ रहा होता तो इसमें 4.5 जुड़ जाता, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 kg था तथा बाद में यह पता चला कि एक लड़के का भार भूलवश 87 की वजह 78 किलोग्राम माप दिया गया था, अतः शुद्ध औसत भार कितना था। इसको हम क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 20 लड़कों के एक समूह का औसत, 20 लड़कों के एक समूह का औसत, एक समूह का औसत, 20 लड़कों के एक समूह का औसत, ठीक है। औसत भार जो है वो है 89.4 kg, ठीक है। इतना है, इतना kg था तथा बाद में यह पता चला कि एक लड़के का भार, तथा बाद में यह पता चला कि एक लड़के का भार, कि एक लड़के का भार भूलवश 87 के जगह पे 78 हो गया है। भार भूलवश 87 kg के जगह 78 हो गया, 78 kg हो गया था। अतः शुद्ध औसत भार कितना था। अतः शुद्ध औसत
भार कितना था, औसत भार कितना था, ठीक है, कितना था। देखिए बोल रहा है कि 20 लड़कों के एक समूह का औसत 89.4 kg था तथा बाद में यह पता चला कि एक लड़के का भार 87 के वजह 78 हो गया है, यानी होना चाहिए था 87, हो गया है 78। अब देखिए 78 को निकाल के हम 87 को डालेंगे, यानी कितना अधिक डालेंगे वो 78, जब 87 में से 78 निकालेंगे तब पता चलेगा। बोल रहा है कि अतः शुद्ध औसत भार कितना है। इसको कीजिए हल। देखिए हल, ये हल कैसे होगा, तो देखिए 20 लड़कों का औसत कितना है, 20 लड़कों का औसत जो है, 20 लड़कों का औसत कितना है, तो 89.4 kg, ठीक है। अब ये पता चला कि 87 की जगह पे 78 लिख दिया गया है, यानी होना चाहिए था 87, हो गया है 78, यानी कि 87 के जगह पे जब 78 की जगह पे 87 होना चाहिए, मतलब देखिए 87 होना चाहिए, 78 लिख दिया गया है, यानी कि 78 को 87 करेंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 17 और 9, 8 9 17 और एक अटपेट, यानी कि 9 बढ़ाएंगे, 9 को जोड़ेंगे यानी 9 प्लस हो जाएगा। जब 9 प्लस होगा तो अब देखिए औसत क्या कहता है, औसत कहता है कि जो भी संख्याएं हैं उनको पूरे राशि में बांटना होगा। एक कक्षा में 50 लड़के बैठे हैं, एक ने हल्ला गुल्ला किया, एक ने गलती की तो 50 पीटे जाएंगे, यही है औसत। औसत का चले पूरे दुनिया को इक्वल में कर दे, वही काम यहाँ पे भी होगा। अब 9 जब बढ़ रहा है तो पूरे मतलब 20 संख्याओं पे बढ़ेगा, तो जब 20 संख्याओं पे बढ़ेगा तो 9 बटे में 20, औसत क्या हो जाएगा 9 बटे में 20, ये बढ़ जाएगा औसत, यानी कि 0.9 बटे में 2, यानी 0.2 चौका 8 और 2 5 10, 0.45 औसत बढ़ जाएगा। पहले क्या था 89.4, अब कितना हो जाएगा 0.45, यानी कि 58.98, यानी 89.85 आंसर। समझ में आया। देखिए भाई साहब 87 होना चाहिए था, 78 है, तो कितना बढ़ाया जाएगा, 78 है तो 87 करना पड़ेगा, 9 बढ़ाना पड़ेगा, और 9 ऐसे योग में बढ़ाना पड़ेगा तो 9 औसत में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 9 में 20 से भाग देंगे, 0.45, 0.45 बढ़ जाएगा, यानी कि 89.4 में 0.45 बढ़ा देंगे, ठीक है, 89.85। अच्छा ये तो मैंने शॉर्टकट तरीक़े से ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं सूत्र से करना चाहें आप कर सकते हो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया क्या करना है सूत्र में कि 20 से आपको गुणा करना है 89.4 में, और उसमें से माइनस कर देना है 78 को और प्लस करना है 87 को, और 20 से ही भाग दे देना है, क्योंकि एक जाएगा तो एक आ रहा है, ठीक है। तो संख्या में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तो फार्मूले से तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से बताऊँगा आपको, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं x, y तथा z का औसत 45 है, 45 है। उनमें x संख्या y तथा z के औसत से 9 अधिक है और y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। तदनुसार x तथा z का अंतर कितना है, ठीक है। x तथा z का अंतर पूछ रहा है कि अंतर कितना है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ। 3 संख्याओं का औसत क्या है, 3 संख्याओं x, y, z। देखिए 3 संख्याओं x, y, z, 3 संख्याओं x, y और z, x, y तथा z का औसत 45 है। का औसत जो है वो है 45, ठीक है, 45 है। आगे बोल रखा है कि उनमें x तथा y, उनमें x संख्या, उनमें x संख्या y तथा z के औसत से 9 अधिक है। y तथा z के औसत से, y तथा z के औसत से 9 अधिक है, 9 अधिक है, ठीक है, अधिक है, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है इसने कि और y तथा z का औसत, और
और y तथा z का औसत y से 2 अधिक है, 2 अधिक है। ठीक है भाई साहब, ये z है। ठीक है, ये है z और ये है 2, ये है 2। ठीक है, 2 अधिक है। तो आगे क्या दे रखा है, तदनुसार x तथा z का अंतर कितना होगा। बोल रखा है कि तदनुसार x तथा z का अंतर, डिफरेंस, अंतर कितना है, कितना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसमें समीकरण होगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। देखिए तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं x, y तथा z का औसत कितना है, 45 है। वैसे ही चलते चले जाएंगे, जिस तरीके से इसने बोला है वैसे ही चलते चले जाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 3 इक्वल टू 45। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 135, क्योंकि 3 से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है दूसरा देखिए, उसमें x संख्या y तथा z के औसत से 9 अधिक है। संख्या x जो है वो y तथा z का जो औसत होगा उससे 9 अधिक है। अब देखिए इसका कैसे समीकरण बनेगा, x इक्वल टू वाई प्लस जेड बटे में 2 प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो x इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस में 18/2 यानी कि 2x, 2 अब इधर आएगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस में 18। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं करा रहा हूँ। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 18, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब तीसरा चीज़ क्या कह रहा है कि y तथा z का औसत। अब देखिए y तथा z का औसत जो है वो y से 2 अधिक है, यानी कि y इक्वल टू वाई प्लस जेड बटे में 2 और यहाँ पे प्लस 2 बोल रखा है इसने कि y तथा z का, देखिए कहाँ पे है, y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। भाई साहब y से 2 अधिक है, यहाँ पे y और प्लस 2, ये जो चीज़ है ये y से 2 अधिक है। जब y से 2 अधिक है तो इक्वल करने के लिए हमें y में 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या चीज़ होगा, 2 इधर चला आएगा यानी कि 2y प्लस में 4 इक्वल y प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे क्या होगा कि 2y माइनस में y और माइनस में z, इसको इधर लाया, z को भी इधर लाया। अब 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इसको यहाँ ले जाता हूँ। इक्वल टू क्या होगा कि अब देखिए 2y में से एक y जाएगा, y माइनस का z इक्वल टू -4, ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, 3 समीकरण हमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ने हमें 3 समीकरण दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 135, 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 18 और y माइनस जेड इक्वल टू -4। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि x तथा z का अंतर कितना होगा, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि x माइनस जेड या x माइनस जेड कितना होगा, x माइनस जेड कितना होगा, या z माइनस एक्स कितना होगा। भाई साहब यही तो हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x तथा z का अंतर बताइए, यानी कि x माइनस जेड बताना है या तो z माइनस एक्स बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि कहाँ से हमें x माइनस जेड या z माइनस एक्स आ सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रखेंगे y माइनस जेड इक्वल टू -4 यहाँ पे, तो y माइनस जेड रखेंगे, भाई साहब z से z ही कट जाएगा। ठीक है,
अगर हम y माइनस जेड को यहाँ से घटा देते हैं तो माइनस वाई और प्लस में जेड तो 2z आ जाएगा, x प्लस 2z आ जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस जेड या z माइनस एक्स आने का कोई संभावना ही व्यक्त नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यह है 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 18। अगर यहाँ पे y, अब देखिए हम तो आपको बता रहे हैं ना, बाकी जब दिमाग लगता है भाई साहब तो मतलब फटाक से लगता है, समझ एकदम डायरेक्ट लग जाता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप ये मत सोचिएगा कि इतना सोचेंगे हम, नहीं भाई साहब, आप जब एक दो क्वेश्चन हल करेंगे तो खुद ब खुद आपका स्पीड बढ़ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम रखेंगे y माइनस जेड इक्वल टू -4, तो देखिए माइनस जेड और माइनस जेड जुट के माइनस का 2z हो जाएगा और y से y कट जाएगा। अब समीकरण 1, 2 और 3 लीजिए। समीकरण 2 और 3 से मतलब 3 को जोड़ने पर, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, 3 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। देखिए 2x माइनस वाई माइनस जेड, 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या है 18, ठीक है। यहाँ पे क्या है y माइनस जेड, वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या है माइनस का 4। इसको जोड़ दीजिए आप, ये y से y तो कट जाएगा, ठीक है, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x और माइनस जेड क्या होता है माइनस का 2z इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 में से 4 जाएगा तो 14, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ से क्या काम करोगे आप, ये 2 और z है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या काम करोगे, x और z में से 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है, इक्वल टू इधर मैं कर देता हूँ, 2 कॉमन लोगे तो x माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 14। तो अब देखिए तो x माइनस जेड बराबर क्या आ जाएगा, 14 में 2 से भाग होगा 7। बात समझ में आई। देखिए ये समीकरण नंबर 2 और 3 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया तो माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा और माइनस का जेड और माइनस का जेड 2z हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 2z बराबर 14। तो अब यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस जेड हो जाएगा इक्वल टू 14 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, x माइनस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। इसको मैं एक बार और कर देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ आपको कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे दे रखा है x y z का औसत यानी x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 3 बराबर 45। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 135 आ गया हमारा समीकरण 1। दूसरा में क्या दे रखा है कि x संख्या y तथा z के औसत से 9 अधिक है। x जो है वो y तथा z के औसत से कितना अधिक है, 9 अधिक है। 9 अधिक x 9 अधिक है इससे, तो 9 इसमें जोड़ना पड़ेगा। भाई साहब x 9 अधिक है यानी कि ये 9 कम है, जब 9 कम है तो इक्वल करने के लिए हमें इसमें 9 जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता है, यहाँ पे x प्लस 9 लड़के कर देते हैं, मैं भी करता था पहले। लेकिन ये देखिए x से बोल रहा है कि x से y तथा z का औसत जो है वो 9 कम है, यानी कि ये जब 9 कम है तो इक्वल करने के लिए इसी में तो 9 जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी समझाता हूँ क्वेश्चन करके। देखिए यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस जेड प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। चलिए भाई साहब स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। बाई 2 यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस जेड और प्लस का 18, यानी कि 2x, ये y इधर आएगा माइनस वाई और माइनस का z इक्वल टू 18, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तीसरे समीकरण में क्या है कि x तथा z का अंतर ज्ञात करना है, तो y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। y से भाई साहब 2 अधिक है, ठीक है, यानी कि y उससे 2 कम है तो y में +2 करना पड़ेगा इक्वल y और z का औसत। ये बोल रहा है कि y और z का औसत जो है वो y से 2 अधिक है। जब y से 2 अधिक ये है यानी कि y 2 कम है तो y में 2 जोड़ना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए 2 को इधर लाएंगे 2y और प्लस का 4 इक्वल y प्लस जेड। अब y को इधर लाएंगे यानी कि 2y में से y जाएगा y प्लस, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं यार, चलो ठीक है।
2y माइनस वाई और माइनस का जेड हो जाएगा। भाई साहब ये दोनों चीज़ इधर आ गए, ठीक है, और ये प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि 2y में से y जाएगा, y माइनस जेड इक्वल टू माइनस का 4। समीकरण नंबर 3। अब देखिए, जब समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा और यहाँ पे 2z आ जाएगा, 2 को कॉमन लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। वैसे ही मैंने किया है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कि समीकरण देखिए, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 18 और इसको y माइनस का z इक्वल टू माइनस 4। जोड़ने पे साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए 2x, y से y कटा, माइनस का 2z इक्वल टू 18 में से 4 जाएगा 14, यानी कि 2 यहाँ से कॉमन करेंगे, x माइनस जेड इक्वल टू 14, ठीक है, यानी x माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 14 में 2 से भाग होगा 7। आंसर यही पूछ रहा है ये कि x और z का अंतर बताइए, 7। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यार आज भी अभी 2 क्वेश्चन करेंगे तब हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। चलो यार, टाइम का क्या है, आप समझोगे तो वो बेस्ट है हमारे लिए। जल्दी जल्दी करा ही दें और आपको समझ में ही नहीं आए तो क्लास लेने का फ़ायदा क्या। हमें तो आपको समझाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, एक खास महीने में 3 मित्रों ए बी सी का औसत जेब खर्च ₹80 है। यदि उस महीने में बी ए का 2 गुना और सी ए का 3 गुना खर्च करता है और यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपया हो तो ए का खर्च कितना रुपया है। देखिए मैं क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखने से क्या होता है भाई साहब कि आपके सामने जब क्वेश्चन दिखता है तो आपको समझ में आता है। देखिए, एक खास महीने में 3 मित्रों, एक खास महीने में 3 मित्रों, एक खास महीने में 3 मित्रों ए बी और सी, ए बी सी का औसत खर्च, ए बी सी का औसत खर्च जो है, नहीं, औसत जेब खर्च, औसत जेब खर्च, खर्च में और जेब खर्च में अंतर मैं समझाता हूँ अभी। औसत जेब खर्च जो है वो है 80 रुपया, रुपया 80 है, ठीक है। यदि उस महीने में बी ए का 2 गुना, यदि उस महीने में बी ए का 2 गुना, बी ए का 2 गुना, बी ए का 2 गुना और सी ए का 3 गुना खर्च करता है और सी है वो ए का 3 गुना, सी ए का 3 गुना, नहीं भाई साहब ये छोटी का है, सी ए का 3 गुना, गाँव में कौन सा मात्रा है, छोटा हो। भाई साहब मात्रा में मेरा बहुत गलती होता है। मुझे भाई साहब, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैथ छोड़ के कुछ नहीं आता मुझे मैथ छोड़ के कुछ नहीं आता, ठीक है। मैथ और सॉन्ग यही 2 चीज़ है, एक गाना और एक मैथ, ये छोड़ के कुछ नहीं आता। मतलब गाना नहीं आता है लेकिन इंटरेस्टेड हूँ, और मैथ, और इसके सिवाय कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता है। लेकिन हो सकता है कि मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाना शुरू करूँ और हाई स्कूल का भी शुरू किया है मैंने मैथ, तो हाई स्कूल का फिजिक्स भी शुरू करूँ और बहुत जल्दी ही मैं लाऊंगा एच डी यादव का संपूर्ण हल, ठीक है। चलिए, ये एच डी यादव का ही है, क्वेश्चन नंबर 110 है, ठीक है। तो देखिए, बी ए का 2 गुना और सी ए का 3 गुना
तिगुना खर्च करता हो, तिगुना खर्च करता हो, ठीक है, खर्च करता हो, और यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत खर्च करता हो और उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत, जेब खर्च का औसत, बचे हुए जेब खर्च का औसत ₹60 हो, ₹60 हो, तो ए का खर्च कितना रुपया है? तो ए का खर्च कितना रुपया है? कितना रुपया है? देखिए, यहाँ पे है एक खास महीने में 3 मित्रों ए, बी और सी का जेब खर्च कितना है? 80 रुपये, और उसका औसत बचत कितना है? औसत और उसका जेब खर्च का औसत और उसके बचे हुए जेब खर्च का औसत कितना है? 60 है। अब इसमें भाई साहब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कन्फर्म, ठीक है। बात यह है कि जेब खर्च, मान लीजिए कि आपके पापा आपको जेब खर्च कितना रुपया देते हैं? 1000 रुपया देते हैं, तो ये ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप उसको पूरा 1000 का 1000 खर्च ही कर दिए। भाई साहब, आप उसमें से 600 बचा सकते हो, 400 ही खर्च करोगे, 600 बचा लोगे। मतलब अगर कोई जेब खर्च देता है आपको 1000 रुपया, तो ज़रूरी नहीं है कि 1000 ही खर्च करना है, आप उसका कम ही खर्च करके कुछ बचा लोगे। मतलब जेब खर्च का मतलब ये नहीं होता है कि उतना रुपया खर्च हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जेब खर्च, औसत जेब खर्च 80 है, यानी कि 3 मित्रों का औसत जो है ए, बी और सी का औसत जेब खर्च जो है वो है 80 रुपया, ठीक है। यानी कि ए, बी और सी के खर्चे का योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 80 × 3। भाई साहब, संख्या में औसत से गुणा हो जाता है, यानी कि 240 रुपया इन तीनों का जेब खर्च है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग 240 रुपया खर्च कर रहे हैं, नहीं, ये तो जेब खर्च दिया गया है इन्हें। अब इसमें से कितना ये लोग बचाएंगे, कितना खर्च करेंगे, ये इनके ऊपर है। आगे बोल रहा है कि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपया है। देखिए, ए, बी, सी के बचे जेब खर्च का औसत कितना है? का औसत जो है वो है 60, ठीक है। यानी कि ए, बी और सी के बचे जेब खर्च का योग कितना है? योग कितना है? 60 और गुणे में 3, ठीक है, 180 रुपया। अब देखिए, यहाँ पे मिल रहा है इनको 240 जेब खर्च करने के लिए, लेकिन ये लोग बचा कितना लिए हैं? 180 रुपया। 240 रुपया इन्हें जेब खर्च करने के लिए मिला है और 180 रुपया बचा लिए हैं, तो ये लोग खर्च कितना कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दिया है खर्च का ही अनुपात, बोल रहा है कि ए का खर्च कितना होगा, और यहाँ पे दिया है कि यदि उस महीने में बी ए का 2 गुना और सी ए का 3 गुना खर्च करता है, तो हम खर्च निकालेंगे, ठीक है। यानी कि ए, बी और सी का खर्च कितना हो जाएगा? देखिए, ये बचा हुआ खर्च है, बचे जेब खर्च। ये जेब खर्च का मतलब आप समझिए, जो आपके पापा मम्मी देते हैं आपको जेब खर्च करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जेब खर्च है वो तो आप उतना खर्च कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। जेब खर्च मतलब आपको मिला है भाई साहब, आप उसमें से कितना खर्च करते हो, कितना बचाते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो जेब खर्च इनको तो मिला है 240 रुपया, और खर्च में से बचा कितना लेते हैं? 180 रुपया। तो खर्च कितना करते हैं? 240 में से 180 घटा दो आप, 240 में से 180 घटा दो, मतलब 60 रुपये ये लोग खर्च करते हैं।
60 रुपया ये तीनों मिलके खर्च करते हैं। अब पूछ रहा है कि ए का खर्च कितना होगा। अब इसके लिए थोड़ा सा हेल्प दिया इसने कि उस महीने में बी ए का दोगुना और सी ए का तिगुना खर्च करता है, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि ए जो है वो 100 रुपया खर्च करता है, तो बी कितना खर्च करेगा 2x और सी कितना खर्च करेगा 3x। ये तीनों मिलके कितना खर्च करेंगे x + 2x + 3x, यानी कि 2 1 3 और 3 6x 6x ये तीनों मिलके खर्च कर रहे हैं और खर्चा कितना बैठ रहा है 60 रुपये, यानी कि x = क्या आ जाएगा 10। 60 में 6 से भाग हो जाएगा तो x = 10, यानी कि एक ए का खर्चा कितना है 60 रुपया है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, ये होगा आंसर। मैं आपको एक बार और हल करके बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन है भाई साहब, मैंने देखा है बहुत लोगों को गलत हल करते हुए, हालांकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना हल कराना है, लेकिन मतलब मैंने इसलिए आपको थोड़ा जोर देके और बहुत सारा चीज़ समझा करके इसको बताया इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन का मतलब ही बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, यार ये चीज़ यहाँ पे भी खर्च दे दिया है, यहाँ पे भी खर्च दे दिया है। उनको ये समझ में आता है कि जेब खर्च का मतलब होता है खर्च किया हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है। जेब खर्च का मतलब होता है कि आपको कितना रुपया मिल रहा है और इसमें किसे कितना रुपया बचाते हैं और कितना खर्च करते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से हल करता हूँ। ए बी और सी का औसत खर्च दिया है, औसत जेब खर्च कितना है 80 रुपया, यानी ए बी और सी को कितना रुपया मिल रहा है, तो 80 गुणे में 3, यानी कि 240 रुपया मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये लोग बचा कितना रहे हैं, बचत कितना कर रहे हैं, ए बी और सी बचत कितना कर रहे हैं, तो 60 रुपया औसत है, तो 60 में 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये लोग बचा रहे हैं 180 रुपया। यानी इनका खर्च कितना है, ए बी और सी का खर्च कितना है, यानी कि 240 में से आप 180 को घटा दो, यानी कि 60 रुपया इनका खर्च है, ठीक है। देखिए ए बी और सी का जेब खर्च मिल कितना रहा है, ये है जेब खर्च। जेब खर्च का मतलब ये खर्च शब्द लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 240 खर्च कर रही है, तो जेब खर्च मिल रहा है उनको, थोड़ा सा समझिएगा भाव को। यहाँ पे ये लोग बचाते हैं, बचत करते हैं, अब यहाँ पे खर्च हो रहा है, ठीक है। खर्च कितना कर रहे हैं 60 रुपया खर्च कर रहे हैं, भाई साहब 240 मिल रहा है तो उसमें से 180 बचा ही ले रहे हैं ये लोग, ठीक है। 60 ही खर्च कर 25% खर्च करके 75% बचा रहे हैं भाई साहब। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इसका समीकरण दिया है यहाँ पे कि बी ए से 2 गुना खर्च करता है और सी ए का 3 गुना खर्च करता है। माना मैंने कि ए कितना खर्च करता है 1 रुपया, बी कितना खर्च करेगा 2x, सी कितना खर्च करेगा 3x, ठीक है। कुल मिला के कितना खर्च होगा 6x, यानी कि 6x = 60, यानी x कितना खर्च करेगा 10, ठीक है। यानी कि इसका आंसर x = 10 और ये कितना खर्च कर रहा है 100 रुपया, यानी 100 रुपये का मान 10 रुपये, यानी ये कितना खर्च करेगा 10 रुपया आंसर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिजिट बदल देता हूँ, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे 60 है ना, बहुत लोग थोड़ा गलती इसका हल कर रहे हैं। मैं 60 के जगह पे क्या रखूँ 85 रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो आंसर निकाले। भाई साहब बहुत लोग पता है कैसे कर रहे हैं, भाई साहब बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं कि ए कितना खर्च कर रहा है, ए कितना खर्च कर रहा है माना x, बी कितना खर्च कर रहा है माना 2x और सी कितना खर्च कर रहा है माना 3x। अब भाई साहब ये इसको 6x करके और ये 60 के बराबर रख दे रहे हैं डायरेक्ट। अब भाई साहब ये बताओ, ये इनके खर्च का योग है और ये इनके बचत का योग, बचत का औसत है, ये योग भी नहीं है, ये बचत का औसत है। और खर्च के योग को ये लोग बचत के औसत के इक्वल टू करके और x = 10 ला दे रहे हैं। आंसर लाना मतलब कि यार आंसर, भाई साहब मैंने इसको ऐसे हल करते हुए देखा तो मेरा सिर दर्द करने लगा, पता है। मतलब यार ऐसे कोई क्वेश्चन हल होता है यार, क्या बताएंगे। इस बात को मैं छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस वीडियो को मैंने डिसलाइक कर दिया था। यूट्यूब पे मैंने देखा था तो उस वीडियो को मैंने डिसलाइक कर दिया था। आज तक मैं डिसलाइक नहीं करता हूँ, किसी के वीडियो को डिसलाइक नहीं करता हूँ, लेकिन भाई साहब मतलब यार ध्यान देना चाहिए, बच्चों की ज़िंदगी की सवाल है। अगर मेरा वीडियो ये उन तक पहुंच रहा है तो भाई साहब बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप गलत नहीं कर सकते हैं, ब्लेम लग सकता है आप पे। ऐसे कैसे कर सकते हो यार तुम, छोड़ो ये सब भावनाएं, ठीक है।
जो ऐसे कर रहे हैं वो मैं 60 की जगह पे 50 रख देता हूँ, ये 50 रख देता हूँ, 50 रुपये, ठीक है। देखिए मैं मान लेता हूँ उसका तो आंसर 10 आया था, ये मैंने आपसे अपने आप ही रख लिया। देखिए एक खास महीने में 3 मित्रों ए बी और सी का औसत जेब खर्च 80 रुपये है। यदि उस महीने में ए बी का 2 गुना और सी ए का 3 गुना खर्च करता है और उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत 50 रुपया हो तो ए का खर्च कितना होगा। देखिए हल होगा यहाँ पे, कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं, हल होगा यहाँ पे हल, ठीक है। क्या ए बी और सी का औसत कितना है, ए प्लस बी और प्लस सी का औसत है 80, तो योग कितना हो जाएगा, जेब खर्च का योग कितना हो जाएगा 240। वही बात ए बी और सी भाई साहब बचत कितना करते हैं 50 रुपये, तो कुल मिलाए कितना हो जाएगा बचत, 3 से गुणा कर देंगे आप 150। भाई साहब ए प्लस बी और प्लस सी का खर्च कितना हो जाएगा, आप 240 में से 150 निकाल लो, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 150 निकाल लोगे तो 90 हो जाएगा क्या, हाँ 90। भाई साहब मतलब उस बात को मैंने छेड़ दिया, मतलब यार गजब का वो क्वेश्चन हल किया गया था। वो मैंने देखा तो मतलब मुझे हंसी भी आई 1 सेकेंड के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे लगा यार ये लोग क्या कर रहे हैं। खैर छोड़िए उस बात को, मैं तो छेड़ना ही नहीं चाहता था, अचानक से छेड़ दिया उस बात को। चलिए 90 हो गया। देखिए ये है जेब खर्च, जेब खर्च, ठीक है। ये है बचत, बचत और ये योग है, ये भी योग है, ये भी योग है, ठीक है। और ये क्या है, ये है खर्च, ये है खर्च, असल में ये खर्च है, ये भी योग है, ठीक है। तीनों मिलकर 90 रुपये खर्च करते हैं। भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी, अब ये देखिए बोल रहा है कि बी ए का 2 गुना खर्च करता है, सी ए का 3 गुना खर्च करता है, यानी ए इक्वल टू एक्स अगर खर्च करेगा तो बी कितना खर्च करेगा 2x, सी कितना खर्च करेगा 3x, ठीक है। यानी कि 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, तो x बराबर 15, ठीक है। 90 में 6 से भाग देंगे, x बराबर 15, यानी कि यहाँ पे a कितना खर्च करता 15 रुपया। अब देखिए वो तो संयोग से 60 लिख दिया गया था क्वेश्चन में, तो 60 बैठ जा रहा था उस पर, तो उन्होंने निकाल दिया जो भी थे। अब बताइए 50 पे कैसे निकलेगा ये, 6x इक्वल टू 50 करेंगे भाई साहब। अब बताइए x इक्वल टू 50 बटे में 6 कहाँ से निकलेगा, 15 तो आएगा ही नहीं। इसीलिए मुझे हंसी आया था, लेकिन थोड़ा दुख इसलिए हुआ था भाई साहब, मतलब यूट्यूब पे बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे लोग विश्वास कर रहे हैं और देख रहे हैं, उस पर बिलीव करके आगे बढ़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे ही गलत हल किया जाएगा तो कैसे होगा। भाई साहब मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ, हो सकता है कहीं गलती हो जाए, लेकिन मैं उन क्वेश्चनों पे एकदम मतलब सर्च कर लेता हूँ पहले। भाई साहब मैं पढ़ाऊँगा तो सही पढ़ाऊँगा, गलत नहीं पढ़ाऊँगा, भले ही नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम तो यार बहुत अधिक हो गया, लेकिन सोच रहा हूँ कि आज औसत ख़त्म ही कर दूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हल कर लिया जाए। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए ना कि ये कैसे होगा, इसको समझ लीजिएगा। जेब खर्च मतलब होता है जेब खर्च मिलता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि उतना खर्च कर रहे हो आप। आगे देखिए, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए भाई साहब 10 के पहले 10 गुणजों का 10 के पहले 10 गुणजों का औसत कितना है 55 है, ठीक है। बोल रहा है कि उसके प्रत्येक संख्या में, बोल रहा है कि यदि हर संख्या में 2 से गुणा किया जाए, हर संख्या में 2 से गुणा किया जाए और 3 से भाग दिया जाए। क्या बोल रहा है 3 से नहीं, हर संख्या में 2 से विभाजित और 3 से गुणा किया जाए, 2 से विभाजित और 3 से गुणा किया जाए, यानी कि 3 से गुणा किया जाए और 2 से भाग दिया जाए, यानी कि 3/2 से गुणा कर दिया जाए। देखिए जब प्रत्येक संख्या में 2 जुटेगा ना तो औसत भी 2 जुट जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 2 घटेगा तो औसत भी 2 घट जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा होगा तो औसत भी 3 से, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी मतलब छेड़खानी करेंगे प्रत्येक संख्याओं में, वही औसत के साथ हो जाता है। तो देखिए 3/2 से भाग दे रहे हैं, गुणा कर रहे हैं आप, तो औसत में भी 3/2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 5 15 और 3 5 15 1 16/2, यानी कि 2 8 16 और 2 दूनी का 4 और 2 5 10, 82.5 आंसर, ठीक है। ये समझ में आया।
ठीक है। चलिए, अब हमारा औसत हो गया भाई साहब ख़त्म। तो औसत जब ख़त्म हुआ तो इसको मिटा देते हैं डायरेक्ट, औसत ख़त्म। अब चलेंगे कोई नया टॉपिक या टॉपिक जो भी होता है उसको शुरू करेंगे। कोई इंटरेस्टेड सा, कोई रुचिकर टॉपिक शुरू करेंगे और देखते हैं कि कौन सा टॉपिक शुरू करते हैं। वैसे तो मैं परसेंटेज एच.डी. यादव के जो बुक एच.डी. यादव से ही मैं प्रत्येक क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है भाई साहब। कोई भी क्वेश्चन मैं इधर उधर से नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने शुरू से ही एच.डी. यादव को पढ़ा है और एच.डी. यादव पे मेरा कमांड है, ठीक है। तो मैं एच.डी. यादव का ही क्वेश्चन उठाता हूँ, क्योंकि मैंने ना ही आज तक कहीं कोचिंग पढ़ाया, नहीं कहीं मैंने स्कूल ज्वाइन किया, और मेरा केवल मैथ ही अच्छा है। जीके जीएस एकदम भाई साहब, जीके जीएस मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह थे, उनका मुझे याद नहीं था प्राइम मिनिस्टर कौन है। मनमोहन सिंह को मैं याद करता था फिर भूल जाता था भाई साहब। मतलब जीके जीएस एकदम ख़त्म है मेरा। और एक दो सब्जेक्ट है अच्छा, तो मैं, लेकिन जो मैथ मेरा अच्छा है तो एच.डी. यादव को मैंने बहुत बार हल किया है, कई बार हल किया, तो इसीलिए मैं एच.डी. यादव से ही क्वेश्चन उठाता हूँ। क्योंकि भाई साहब पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पंगा लेना है यार। जो जानते हैं वही देंगे आपको, ठीक है। लेकिन जितना जानते हैं वो परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है। इतना ही आप हल कर लोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी मैं तो एच.डी. यादव का संपूर्ण हल लाऊंगा, तो उसमें प्रत्येक क्वेश्चनों को 2 तरीके से, 3 तरीके से, जितनी भी तरीके से होंगे उसको मैं कराऊँगा। और चलिए ठीक है, आज एंड करते हैं औसत को, और कल से कोई ले चलेंगे कोई टॉपिक। तब तक के लिए बाय।